वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सेल के साइज़ के बारे में डिस्कशन किया था, सेल की शेप डिस्कस की थी, सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल कितनी तरह की होती हैं इसको पढ़ा था। इस वीडियो में आज हम लोग सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि सभी सेल में कॉमन होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस पूरी सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तीसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो फ्लूइड होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत तरह के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? वो लिटिल ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स को आप लिटिल ऑर्गन्स भी कह सकते हैं जो कि कई तरह के फंक्शंस करते हैं। तो आज हम लोग उसी को समझेंगे। साइटोप्लाज्म में जो बहुत तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसको पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है जो कि जिसमें ऑर्गेनेल्स शो हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि 2 तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। बीच में जो आपको पर्पल दिख रहा है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे येलो जो बॉडी आपको दिख रही है ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इधर ये गोल्गी बॉडी है। इस तरह से तो आज हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे कि क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनेल्स, कुछ हम लोग 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, लाइसोसोम को, राइबोसोम्स को और क्लोरोप्लास्ट को। एंड में हम लोग वैक्यूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की शेप को डिस्कस करेंगे। यूजुअली सॉसेज लाइक, वेरियस शेप बट यूजुअली सॉसेज लाइक। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज लाइक होता है, रॉड शेप होता है, डबल वॉल्ड, इनर वॉल्ड अंदर की तरफ फोल्ड होती है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पे जो आउटर डार्क ब्राउन कलर से जो शो हो रही है वो आउटर मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ आपको इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रही होगी जो कि अंदर की तरफ फोल्ड है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। अब हम लोग इसके फंक्शंस को समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शंस होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? कौन से ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है। किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है सेकेंड पॉइंट, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद क्या है? सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स वेयर सेल रेस्पिरेशन अकर्स। ओके, आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और शेप के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझेंगे, देन फिर हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पे जो आपको येलो कलर का शो हो रहा है यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है राइबोसोम्स। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और जिन पे नहीं प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो कि आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में भी। तो अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मेन फंक्शन इसके लिखे हैं। पहला है सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल। ये क्या करता है? पूरे सेल में नेटवर्क बनाता है। इट प्रोवाइड अल्ट्रा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेकेंड देखिए पॉइंट लिखा है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है।
राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और फैट, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो फैट मॉलिक्यूल बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से इसके जो फंक्शंस है उसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल सेल्स में इसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है, और प्लांट सेल में इसको डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, डिक्टियोजोम प्लांट सेल्स में बोलते हैं। गोल्गी बॉडी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेंगे। गोल्गी बॉडीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। तो ध्यान रखिएगा, कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा गोल्गी बॉडी। उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे जो कैरेक्टर लिखे हैं उसको पढ़ते हैं। मोस्ट सेल्स हैव सेवरल गोल्गी बॉडी। ज़्यादातर सेल्स में गोल्गी बॉडी, कई गोल्गी बॉडी पाई जाती हैं। कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडी का। यहाँ पे वेसिकल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, सिस्टर्नी है। इस तरह से ये होता है गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनता है वो इस गोल्गी बॉडी से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, जब ये मटेरियल को लेता है, ये मटेरियल को स्टोर करता है, उसे मॉडिफाई करता है और इसकी पैकेजिंग करता है, साथ में इसका ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इसके फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा है, मॉडिफाइज, स्टोरेज, पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिसीव फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम ऑफ स्पर्म। ये एक्रोजोम का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से इसके जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। राइबोसोम्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल ग्रेन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रहते हैं, अभी हम लोगों ने समझा है। इनका जो मेन फंक्शन है उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज़ टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। क्यों इन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है, अभी हम लोग समझेंगे। लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम एक तरह की थैली होती है जिसमें डिफरेंट तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो सेल में आ जाते हैं, बाहर से जो आते हैं सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस जो आते हैं, उनको डाइजेस्ट करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। व्हेन सेल, यहाँ पे देखिए लिखा है जब थर्ड पॉइंट, व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजर्ड दीज रैपिडली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनेल्स हेंस कॉल्ड सुसाइड बैग। क्या होता है, कभी कभी जब सेल ओल्ड हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो ये अंदर ही फूट जाते हैं। फूटने के बाद जो इनमें एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो उस सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं और सभी ऑर्गेनेल्स को मार देते हैं और पूरी सेल ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिस सेल में होते हैं उसी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये प्लास्टिड का टाइप है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। द प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये अपने अंदर ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, जो कि क्लोरोफिल जिसे बोलते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, जो कि प्लांट्स अपना खुद खाना किस वजह से बना पाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट अपने अंदर कंटेन करता है। इट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ। ये ग्रीन कलर जो लीफ में होती है, दिखता है ग्रीन कलर, ये किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल जो होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, नहीं तो बहुत ही छोटे साइज में प्रेजेंट होता है। जो वैक्यूल्स होता है वो क्या वर्क करता है, अभी हम लोग आगे इसको समझेंगे। क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है। शेप कैसा होता है, प्लांट सेल्स का फिक्स्ड होता है लेकिन जो एनिमल सेल्स होता है वो इनरेगुलर शेप का होता है, जिसमें अब हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। जो मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में वो यही होता है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में बहुत ही स्मॉल साइज के पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, जो मेन है उसको याद रखिएगा कि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से बनी होती है। ये फ्रीली परमेबल होती है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसका क्या काम होता है, गिव रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल, अलाउ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हाइंड्रेंस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम लोग वैक्यूल्स पढ़ेंगे। वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वाइल द एनिमल सेल्स हैव स्मॉलर वंस। इसका फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का, उसको अच्छे से समझिए। स्टोरेज ऑफ वाटर, ये क्या करती है, अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती है। एंड अदर सब्सटेंस, फूड, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, ये इसका मेन फंक्शन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सीटेड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको लगाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है, इसको अच्छे से पढ़िए। आप पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, आई होप आप इसका आंसर अब आप इजीली दे देंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला पॉइंट है प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सेकेंड है अ सिंगल सेल can perform all the functions in a unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, पहले पार्ट में बताया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक सेल पाई जाती है, जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि अमीबा इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोला है, जो सिंगल सेल होती है वो क्या सभी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। थर्ड पॉइंट है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है। फोर्थ है यूकैरियोट्स डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो ये तो गलत पॉइंट दिया है फोर्थ वाला। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही, हम लोगों ने पढ़ा भी था। एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है सभी फंक्शन, बिल्कुल सही बात, पूरा फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे बी पॉइंट भी सही है। फर्स्ट क्या है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये भी सही है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या गलत है, फोर्थ पॉइंट गलत दिया है कि यूकैरियोट्स में इन्होंने क्या बोला है, यूकैरियोट्स डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि ऐसा नहीं होता है, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी करेक्ट है, जो कि आपका ऑप्शन 1 दिया है। इस तरह से सीटेड में क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस। बी दिया है जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स। सेकेंड दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। डी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल। बिल्कुल सही बात है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो कि कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिस्ट मटेरियल के एंट्री और एग्जिस्ट को। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट करेक्ट दिया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सारे फंक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेस्पायर भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो बी दिया है जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स, ये भी सही है, क्रोमोसोम्स में जीन
जीन्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया है कि क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाता है, बल्कि जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियोलस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, तो क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो गलत दिया हुआ है, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे BCD जो कि सेकेंड ऑप्शन दिया है वो करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। पहला है ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, नहीं, सभी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। अगला है ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि शेप अलग अलग होते हैं सेल्स के, तो ये भी रॉन्ग है, सेकेंड वाला भी। फोर्थ दिया है साइज ऑफ सेल इन सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं उनकी क्या साइज सेम होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 दिया है कि सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, एक टिश्यू में जितने भी सेल पाए जाते हैं उन सभी के सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सही जवाब है। एक टिश्यू में जितने भी सेल पाए जाते हैं उन सभी के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 जो दिया है वो करेक्ट है। आई होप आपको सेल चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।